ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में सीबीएसई से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। आर्या कॉलेज पानीपत के यूथ रेड क्रॉस क्लब व एनएसएस सेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज जहां सारा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। हम सब ने देखा कि किस तरह से पूरे विश्व में भूकंप, चक्रवात व तूफान आ रहे हैं। यह सब प्रकृति से खिलवाड़ का परिणाम है। इसलिए हम सभी को ज़रूरत है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें गंभीर प्रयास करने चाहिए। ऐसा केवल एक दिन के लिए नहीं करना चाहिए, अपितु हर दिन हमें खुद जागरूक रहना चाहिए व दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि हम सभी प्रकृति को बचाने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पेड़ लगाना व समय समय पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साफ सुथरा व हरा भरा पर्यावरण सांस लेने के लिए ज़रूरी है, इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं विवेक गुप्ता, आर्या पीजी कॉलेज पानीपत की एनएसएस इकाई का इंचार्ज होने के नाते सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय की जो एनएसएस इकाई है, उन्होंने एक पहल करते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने के स्वरूप हर एक बच्चे ने, हमारे यूनिट में लगभग 200 बच्चे हैं हमारे पास, हर बच्चे ने एक एक पौधा अपने हाथ से लगाया अपने घर पर। वो जहाँ पर हैं, क्योंकि कॉलेज में आ पाना संभव नहीं था, तो जहाँ भी हैं उन्होंने एक एक पौधा गमले में लगाया या पार्क में लगाया या बाग बगीचा क्यारी जो भी घर में था उनके, वहाँ उन्होंने एक एक पौधा लगाया है। और उसकी एक छोटी सी पिक उन्होंने हमें भेजी है, जिसको हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बनाने की कोशिश की है। और मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, सभी तक पहुँचाना चाहूँगा कि सभी पर्यावरण को ज़रूर बचाएं। आज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल बेहद ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। नाम और पद? विवेक गुप्ता, एनएसएस इंचार्ज, आर्या पीजी कॉलेज पानीपत। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को जिला में उगराखेड़ी गांव की 58 वर्षीय महिला, बिहोली गांव के 72 वर्षीय एक महिला, 64 वर्षीय पुरुष तथा 16 वर्षीय युवती की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त गत देर रात्रि भी स्थानीय सेक्टर 11 वासी 65 वर्षीय पुरुष की कोरोना पॉजिटिव पुष्टि की गई थी। इन सभी को खानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड-19 से संबंधित 4,984 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 4,742 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शुक्रवार को भी 180 सैंपल भेजे गए हैं। 178 रिपोर्ट्स का परिणाम अभी नहीं मिला है। अभी तक होम अंडर क्वारंटाइन के तहत 1355 घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए हैं। पानीपत में अब कुल 17 केस एक्टिव हो गए हैं। ये मुंबई से 4 लोग जो ना 5 तारीख को 3 तारीख को हमारे पास आए थे और इन्होंने 3 तारीख को अपने सैंपल दिए और ये आज इनकी रिपोर्ट आई है तो ये पॉजिटिव है। इनमें से 3 एक ही परिवार के हैं जो बिहोली गांव से संबंध रखते हैं। उसमें मदर, फादर और एक उनकी बेटी है
और एक अलग से महिला है, वो उगराखेड़ी गांव की। जो ये उगराखेड़ी गांव की थी, ये हमारे पास फैसिलिटी पे ही है, और ये 3 लोग हैं, ये होम क्वारंटाइन पे चले गए थे। इनमें कोई साइन सिम्टम्स है नहीं ऐसे, पर ये पॉजिटिव आ गए, तो इनका ट्रीटमेंट के लिए इनको खानपुर कला में भेजा जा रहा है। सर ट्रैवल हिस्ट्री किसी की? ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई से आए, ये बाई ट्रेन आए हैं। उगराखेड़ी वाले आए हैं या ये दोनों ग्रुप ही ट्रेन से ही आए थे। क्लोज कॉन्टैक्ट सर? क्लोज कांटेक्ट उगराखेड़ी वाले का तो अभी कोई बनता नहीं, क्योंकि वो सीधे ही सिविल हॉस्पिटल में आके यहाँ एडमिट हो गए। बाकी 3 जो लोग हैं उन्हीं के परिवार के हैं, उनके 4 मेंबर हो रहे हैं घर के अंदर, उनको भी हम सैम्पलिंग के लिए ले रहे हैं, और इन पॉजिटिव केसेस को एज पर गाइडलाइन ट्रीटमेंट के लिए खानपुर कला भेजेंगे। सर बिहोली में कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा? हाँ, अभी जो ना वहाँ हेल्थ टीम हमारे वो छानबीन कर रही है, और देख लेंगे भी ये लोग मूवमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उसके हिसाब से कंटेनमेंट जोन बना देंगे इसको। आदमी और महिला की संख्या क्या है सर आज वाले 4 केसों की? इन 4 केसेस को मिला के टोटल हमारे जो ज़िले के पानीपत के 71 केस हो जाते हैं। 71 में से 51 हमारे जो ना रिकवर होके अपने अपने घर जा चुके हैं, और बाकियों की रिपोर्ट बाकी जो लोग हैं 3 को छोड़ के वो खानपुर कला में रहेंगे। सर आप जो 4 केस आए हैं उसमें महिलाएं, बच्चे व पुरुषों की संख्या कितनी है? 1 पुरुष है, बाकी सब महिलाएं हैं। एक लड़की है 16 साल की। पानीपत के मतलोडा क्षेत्र में सिलेंडर फटने से भयंकर हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से घर में भयंकर आग लगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर में 11 सदस्य मौजूद थे। पहले शॉर्ट सर्किट से फ्रिज में आग लगी, उसके बाद पर्दों ने आग पकड़ ली और फिर दरवाज़ों में भी आग लग गई। दरवाजे के पास रखे सिलेंडर में आग लगने से अचानक बड़ा धमाका हो गया। रात करीब 12 बजे यह घटना हुई। हादसे में घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से घर में लगा समर्सिबल पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। परिजनों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। आग की सूचना मिलते ही मतलोडा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बच्चों की किताबें, बैग व घर में रखी सारी नकदी भी जल गई है। परिजनों के मुताबिक करीब 40 लाख रुपए का नुकसान आग लगने की वजह से हुआ है। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों में हड़कंप का माहौल मचा रहा। 12 बजे के करीब परिवार के 5 सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे, 3 सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे और 3 सदस्य ऊपर सोए हुए थे, ऊपरली मंजिल पे जी। फ्रिज में आग लगी। फ्रिज में आग लगती थी, पर्दों में लगी, पर्दे थे चौकट में लगी जी। चौकट से के साथ ही लड़का सोया हुआ था जी। वो एकदम से उठा, उसने सारे को उठाया। हम बाहर निकले जी, और सारे का जब आग पहुंच गई तो अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ था जी जी। उस सिलेंडर के आधी मिनट हुए थे मैं बाहर निकले हुए, सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका सारे मकान को तहस नहस कर दिया। या किसी को कोई चोट भी आई? नहीं, किसी चोट से जो बाहर खड़े थे ना, किसी को कंच लग गया जी, और ज़्यादा हादसा नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई है। आग से सारे बच गए? हाँ जी, मतलब बहुत तगड़ा धमाका? बहुत तगड़ा धमाका हुआ जी। पड़ोसियों के मकान भी काँप के दी। तो आपका कितना नुकसान होगा? नुकसान कम से कम 40 लाख रुपए का नुकसान है। पूरा घर अंदर से खत्म हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया जी। जो उसके अंदर पैसा था, जो अंदर जो भी रखा था, टून थी, सब सुधर जा गया। सब बच्चों की किताबें वगैरह भी? सब किताबें कुतुबें सब कुछ जल गया जी। ये फिर आप यहाँ पे दमकल विभाग की गाड़ी आई थी? गाड़ी बहुत लेट आई थी। कितने बजे आपने फ़ोन किया था, किस टाइम तक आई? तो पहले तो फ़ोन ही नहीं मिले जिनके जी। ठीक है जी। थाने वाले अपने टाइम पे आ गए थे जी। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। पुलिस की कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया जी। कितनी गाड़ी आई थी? गाड़ी 2 आई जी। 2? हाँ जी, एक थर्मल से एक पानीपत से। ये 2 गाड़ियाँ पहुँची। कितनी देर में आप पर काबू पा लिया था सर? 1.5 घंटे बाद जी। इतना सब कुछ जल गया था जी जब वो गाड़ी आई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। 12 बजे करीब ये हादसा हुआ है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पर्दों में आग लगी। वहाँ पे सिलेंडर रखे हुए थे तो आग सारे मकान में फैल गई। लड़का ऊपर उठाते ही मेरे को ले आया, सारा मकान तहस नहस हो गया जी। ये मतलब शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हाँ, परिवार में किसी को चोट आई? नहीं, परिवार में किसी को चोट नहीं। साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी थी,
पुलिस प्रशासन भी आ चुका था, सबने सहयोग किया। घर में कितने सदस्य उस वक्त सो रहे थे? 11 सदस्य सोए हुए थे। अच्छा, तो दमकल विभाग की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो समय पर पहुंच गई थी? हाँ, कितने लेट आई थी, आधा घंटा लेट आई थी वो। अच्छा। और पुलिस प्रशासन आ गया था साथ में। क्या नाम है सर आपका? अमित। हमको धमाके की जानकारी मिली थी जी। जब धमाका उठा तो जब हम वहाँ से अपने घर से आए, घर से आने के बाद में देखा तो यहाँ आग लगी हुई थी। तो यहाँ पर पाइप के साथ मतलब टेबल टावल चलाया गया ना, सबमर्सिबल के साथ, फिर अंदर लेकर घुसे। उसके बाद में आग को बुझाने का उसको काबू किया गया। आग कितनी थी? आग तो बहुत काफ़ी। तो दमकल विभाग को भी जानकारी दी? फायर हाँ ब्रिगेड जी दी थी, उनको भी दी थी। वो भी आधा पौने घंटे के बाद में आए थे। इतना तो नीचे वाली तो आग काबू में हो चुकी, वो हमने क्लियर कर दी थी। ऊपरले वाली में उन्होंने काबू नहीं किया। सिलेंडर फटा है? सिलेंडर फटा था जी, 2 धमाके हुए हैं उसमें। जब भी जानकारी मिली नहीं तो पड़ोसियों ने क्या पता था क्या हो रहा है। जोर का धमाका हुआ था कि मतलब क्या हुआ था? 12:30 बजे का हम सो रहे थे, तो इतना जोर का धमाका हुआ जैसे कोई पहले भूकंप आ गया 9 पॉइंट का। अच्छा। लोग का बहुत पॉइंट होता। अब सोते हुए घर से बाहर निकले एकदम से, फिर देखा यहाँ पुकार चिल्ला में चले भाई वो दब गया, फलाट हो गया। फिर बाहर आके देखा तो तब पता लगा यहाँ पर सिलेंडर फटा है और बहुत ही भयंकर आग लगी हुई। और उस आग का मतलब ये समझ सकते हैं कि फिर अंदर गए तो जैसे इनको एक तो सिलेंडर दिखाई दे गया, मतलब सिलेंडर वही से बाहर निकले, नहीं तो कुछ जाते हैं अंदर। सिलेंडर फट जाएगा तो फिर जल्द आनी हो जाएगी। इसके लिए फिर फायर विभाग को बताया तो वो गाड़ी पहुंची पौने घंटे बाद, और उन्होंने फिर पूरी आग को उन्होंने बुझाया। फिर ऊपर जैसे कि मतलब मुझे भयंकर आग लगी हुई, चौक से धुआं नजर आ रहा था। किसी को चोट भी आई सर? चोट तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं आई, लेकिन दरवाजे सारे एकदम से फटे, जैसे अंदर जैसे हवा रुकी हुई थी, पूरे खिड़की दरवाजे टूट के बाहर आए एकदम से। पूरी गाड़ी में देख सकते हैं, पूरी गाड़ी के अंदर पड़े हुए, इतना भयंकर धमाका था। मतलब क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट सुल्तान सिंह खराब। आप बताओ। रणबीर सिंह बांगड़। ये सिलेंडर बाद में फटा है। शॉर्ट सर्किट से हम जब तलाई तो शॉर्ट और पहुँचे ना, जान तो सभी व्यक्ति बच गई जो सदस्य थे। ये नरेश सनोप इंद्रजीत, लक्ष्मी नगर नज़दीक बस स्टैंड मतलोडा, उसका मकान है। और तुरंत फायर ब्रिगेड थर्मल प्लांट से 2 फायर ब्रिगेड पहुँच गई थी, आग को काबू किया और आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी मदद की। तो उसमें जान तो बच गई परिवार की, भगवान की कृपा से। घर में नुकसान हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हमने पूछा है भाई सिलेंडर तो बाद में फटे हैं जी, आग लग ली, अब ठीक है, लेकिन मकान में नुकसान है। पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद सिलेंडर ने आग पकड़ी। हाँ, उसके बाद फिर धमाका हुआ। तो क्या लगता है सर, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान काफ़ी है, कम से कम भी कुछ 1 कमरा ही बचा है बस, सारे नुकसान है मकानों में। वो एक 1 रूम बचा है थोड़ा। तो आपकी तरफ से भी कोई कार्रवाई इसमें की गई है सर? हाँ, कार्रवाई करी है, एप्लीकेशन ले रही है उस पर, और उसके नुकसान सहने की रिपोर्ट लिखेंगे। जो भी लीगल कार्रवाई हो करेंगे। परिचय दे दीजिए सर। मैं सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, थाना मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। पानीपत में कांग्रेस के नेता संजय अग्रवाल अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। वे लगातार कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के संपर्क में रहते हैं। पानीपत में कांग्रेस के सभी बड़े नेता व कार्यकर्ता भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। हुड्डा सेक्टर 12 में आज ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल के निवास पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। वहां उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात कुमारी शैलजा ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की व वर्तमान परिदृश्य में हो रही घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिया। बाद में कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से भी अपने विचार साझा किए व उनके सवालों के जवाब दिए। आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की दिग्गज नेता व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने क्या कहा। न केवल पानीपत, न केवल हरियाणा, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा नकारात्मक असर पड़े और दोबारा इसको चलाने में कितनी दिक्कत आएगी। हमारे जो प्रवासी नागरिक हैं जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें ज़रूरत हुई यहाँ पर लोग आए, हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने चलाया, कैसी स्थिति में उनको यहाँ से जाना पड़ा। गरीब आदमी को कैसा दुख का समय झेलना पड़ा। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि गरीब आदमी की व्यथा अलग है और जो मिडिल क्लास है
उसकी व्यथा भी कोई कम नहीं, उसके ऊपर भी उतना ही कहर डला है। गरीब आदमी बिना पाँव में चप्पल लिए, पाँव लहू लुहान, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे कैसे हालात में सड़कों पर चल दिए। सरकार ने व्यवस्था नहीं, पहले लॉकडाउन हुआ, पहले सोचना चाहिए था, व्यवस्था होना चाहिए थी। उसके बाद भी जब इतना प्रेशर पड़ा है, अब देखते हैं जुडिशरी से लेकर हर तरफ जब लोगों का प्रेशर पड़ा तब जाकर संज्ञान लेने की बात चली। उसमें भी सरकार बैकफुट पर। जब आपदा के समय राशन बांटना था, खाना बांटना था, तो सामाजिक संस्थाएं थी जो सामने आई, हमारे लोग थे जो सामने आए। सरकार की ओर से कितनी मदद हुई उसका ब्यौरा दे सरकार। प्रशासन भी संस्थाओं के माध्यम से बांट रहे। संस्थाओं को कहा जाता था कि आप आइए और प्रशासन आपका राशन बांटेगा। खुद सरकार ने कितना उसमें योगदान दिया। यहाँ भी नागरिकों से ही आपने करवाया, किसानों से आपने कहा कि आप इतने दाने दीजिए, अपनी जो आपकी फसल है उसमें से 5 किलो, तो 5 से 10 तो वो मांगा। तो आप तो जनता से ही मांगकर जनता में बांटने की बात कर रहे हैं। और जो जनता की व्यथा है, आज आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सूक्ष्म छोटा उद्योग है, मध्यम वर्ग का उद्योग है, आज वो बिल्कुल खत्म होने के कगार है। घोटाले, शराब के घोटाले चल रहे हैं, फिर आप लोगों के दिखावा करते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। ये तो जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम पहले भी बनी है, उनका भी क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। तो आज के दिन लोगों में जाकर सेवा करने का वक्त था, ना कि घोटाले होने का, ना कि कवर अप करने का। इन चीज़ों के बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और इस जो ये जनता से जवाब मांगेगी, मीडिया जवाब मांगेगा, विपक्ष जवाब मांगेगा। अगर हम सवाल करते हैं तो सरकार ये क्यों कहती है कि हम केवल उनको क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज का मामला नहीं, हम पूछ रहे हैं जो कि जनता के सामने बात आना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, असलियत क्या है। लोगों को सहूलियत पहुंचाने की बजाय जेबें भरी जा रही। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो आप किसी को ले लीजिए, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस है, ऐसी स्थिति में जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सहूलियत दे रहे हैं। किट तक नहीं मिलते हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल के, पीपीई उपलब्ध नहीं है। पीपीई के आपने ऑर्डर दिए हैं, उसके बारे में बताइए। आपने पीपीई के कितने ऑर्डर दिए हैं सरकार ने, कितनी आपने सप्लाई ली है और कहाँ आपने बांटा है, उसके बारे में सरकार ब्यौरा दे। जनता को जवाब चाहिए आज के दिन। तो इन बातों पर हम नज़र डालना चाहते हैं। बातें बहुत सी हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ की कुछ ये स्थानीय बातें थी वो आपके सामने हम रखना चाहते थे। और सरकार को ये जनता जवाबदेही लेगी। हमने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है, लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, आगे भी सहयोग रहेगा इस लड़ाई में। लेकिन जो गलत काम होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी, सवाल मांगेगी। और ये हमारा एक दायित्व भी बनता है, एक जमहूरियत में हमारा दायित्व है कि हम सरकार से सवाल पूछें और वो हमें जवाब दें। कोविड के नाम पे जो फंड हमने, आप ये बता दीजिए, पीएम ने अलग रिलीफ फंड कैसे बनाया। ये पहले भी कहा गया, अलग आपने रिलीफ फंड बनाया, उसका तो अब आपको देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जनता का पैसा है। कितना आया और कहाँ खर्च हुआ, किस चीज़ में आप खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों को कहाँ उसका बेनिफिट मिला है, ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। ये समय आएगा, हम चाहेंगे कि पूरा ऑडिट हो। इसी प्रकार से हरियाणा राज्य में भी अलग से कोरोना रिलीफ फंड सेटअप किया गया, उसका भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये सरकार उसका ब्यौरा दे, उसका ब्यौरा दे। ब्यौरा केवल एक नहीं है जो ये सरकार क्लेम कर रही है कि हम तो बता देते हैं किसने पैसा दिया। पैसा तो लोग दे रहे हैं, लेकिन खर्च भी कहाँ हो रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए।
जो आपने ट्रेन में लोग भेजे हैं, प्रवासी नागरिक जा रहे हैं, आपने उसमें खर्चा किया है? इस पैसे से तो कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं? आपने तो कहा था सरकार खर्चा उठाएगी, ये सरकारी पैसा तो नहीं था, ये तो लोगों ने एक फंड में दिया था, रिलीफ फंड में दिया था। अब आप रिलीफ को किस तरह से मोड़ते हैं और अपने दायित्व से पीछे हटते हैं, तो यहाँ के आम नागरिक को आपने क्या सहूलियत दी, अब वो बता दीजिए। नीतियाँ कहने की बातें बहुत हैं, जमीन पर कितने लोगों को आपने क्या बेनिफिट दिया है वो हमें बता दीजिए। किसान तक को आपने बेनिफिट नहीं दिया है आज तक। किसान की अभी भी पेमेंट नहीं हुई है साथियों, अभी भी। कितना ये कहते हैं हमने इतना बांट दिया, इतने सौ, इतना हजार बांट दिया, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई है किसान। ये ऐसी निकम्मी सरकार। अध्यक्ष जी, जो स्टेट की गठबंधन सरकार है, क्या ये पूरे 5 साल चलेगी? अब देख लीजिए, इतना इनमें विरोधाभास है कि हमें नहीं लगता कि ये सरकार ज्यादा दिन चल सकती है। तो चल रहा है क्या चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ का तो हम क्या कहें, चंडीगढ़ तो मैं अभी पहुंची नहीं हूँ रास्ते में आपके पास रुकी हूँ। केंद्र सरकार लेकिन देखो, इनका आपस में जिस तरह की कारगुजारी है, हमें नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन चल सकता। शराब के मामले को लेकर, जांच के मामले पर दुष्यंत और अनिल भी आमने सामने, ये आमने सामने होने की क्यों बात आई? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और ये इस तरह की जो आपस में दिखावा होता है ना, ये हम महज दिखावा मानते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की प्रथा है, आप पहले से देख रहे हैं। एक दूसरे का दिखावा करते हैं कि वो ये बोल रहा है, वो उसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? 6 साल हो गए ना इस सरकार को, 5 साल पहले, अब 1 साल। अब पहले इनका अपना बहुमत था, लेकिन तब भी इनकी इसी तरह से चलती थी कि उसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं। अब यहाँ पे ये आमने सामने, ये आमने सामने। बात तो सरकार की है, लेकिन आज तक सही जवाब जनता को नहीं मिल पाया। मैडम, ग्राउंड पे है, केवल दिखावा है। अभी मजबूत लड़ाई की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष की भूमिका की। आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, जैसे मंडल अध्यक्ष ये बनाते हैं, ये कब तक बन पाएंगे? बनाएंगे, बीच में कोरोना आ गया। ये कोरोना तो आया 2-3 महीने से, लेकिन ये तो पूरे लंबे समय से वो लड़ाई। आपकी बात ठीक है कि पिछले काफी समय से नहीं था, लेकिन चुनाव के बाद हमारा ये सिस्टम शुरू होना था, उसके बाद कोरोना आ गया। लेकिन अब हम करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे मजबूत साथी आगे आएं जो मेहनत करें, संगठन के लिए मेहनत करें, ना कि केवल टिकट के लिए उत्सुक हो।